आईटीआर फाइलिंग अपने बिल्कुल पीक पे है और ऐसे में हमने आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के ऊपर में डिटेल में हमने वीडियोस पहले ही डिस्कस कर लिया है और उन सभी वीडियोस को आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आईटीआर 4 के बारे में, जो कि मोस्टली वाइड यूज होने वाला आईटीआर है। इसको बहुत ज्यादा लोग फाइल करते हैं और इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि इसके अंदर में जो है ना, इनकम, नॉर्मल इनकम के साथ साथ बिजनेस की इनकम भी रिपोर्ट की जाती है। अगर मैं आईटीआर 1 या 2 की बात करूं ना, उसमें हम बिजनेस की इनकम को रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो बिजनेस इनकम के लिए आईटीआर 4 यूज होता है। आईटीआर 3 भी यूज होता है वैसे बिजनेस की इनकम के लिए, बट ज्यादातर जो है हम लोग आईटीआर 4 यूज करते हैं, क्योंकि आईटीआर 4 के अंदर में प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो है इनकम टैक्स फाइल किया जाता है। अभी ये सब क्या होता है और इसके अंदर में क्या क्या रिटर्न फाइल किया जाता है, इन सब चीजों को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग आईटीआर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आ जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके और आपको आईटीआर फाइलिंग वाले सेशन में आ जाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आईटीआर 2627 यानी कि असेसमेंट ईयर हमारा 26-27 और कंटिन्यू के ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, रिज्यूम फाइलिंग, स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। अगर आप अपनी आईटीआर पहली बार फाइल करो तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले फाइल करना स्टार्ट कर दिया था और बीच में छोड़ दिया था, अगर आप दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, वरना आपको न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड अदर पूछते हैं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस हाँ, साइट थोड़ी सी स्लो है, इसको लोड होने में टाइम जरूर लगता है, ये चीज तो है। अब आईटीआर 4 के अंदर मैं आपको बता रहा था प्रेजेंटिव बेसिस पे फाइल किया जाता है। प्रेजेंटिव बेसिस पे जब हम बिजनेस की इनकम को फाइल करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आपकी एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो आपको अपने टर्नओवर का 8% मिनिमम जो है आपको इनकम ट्रीट करना होता है। अब इसमें भी अलग अलग चीज है, जैसे कि अगर आपकी कैश रिसिप्ट है तब तो उसका कैश वाले टर्नओवर का आपको 8% होता है, बट अगर आपका बैंक का टर्नओवर है तो आपके लिए फिर ये लिमिट कम होके हो जाती है सिर्फ 6%। आपको सिर्फ 6% इनकम मानना पड़ेगा। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 8% का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी जो है 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 करोड़ का टर्नओवर, तो आपको 8 लाख टैक्स देना होगा। नहीं, 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे सिर्फ 8 लाख ही आपकी इनकम काउंट होगी और 8 लाख की इनकम के ऊपर में आपको पता ही है भाई, 12 लाख की इनकम पे तो वैसे ही टैक्स नहीं बनता, तो आपका टैक्स कुछ बनेगा ही नहीं। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि 1 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर, अगर आप 8% भी डिक्लेयर करते हो तो आपकी सिर्फ 8% ही इनकम ट्रीट की जाएगी और उसका जो भी टैक्स निकलेगा वो 8 लाख के हिसाब से उसका टैक्स निकाला जाएगा, जो भी उसका टैक्स बनेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो चीजें रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8% आपके ऊपर में डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आईटीआर 4 इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी फाइल कर सकते हैं, रेसिडेंट होने चाहिए। अगेन आईटीआर 1 वाली सारी की सारी यहाँ पे चीज आ जाएगी। इनकम अप टू 50 लाख होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर है आपका तो आप ये रिपोर्ट कर सकते हो, बट आईटीआर आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल करना पड़ेगा। 44AD या 44ADA करना होगा। अब इसमें देखो दो है, 44ADA भी होता है, ये होता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। उस केसेस के अंदर में आपको ये 8% और 6% का रूल नहीं लगता, वहां पे फिर रूल अप्लाई होता है आपका 50% का। जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपकी इनकम मान लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट मान लेते हैं उसको, तो ये प्रेजेंटिव बेसिस पे रहता है। अच्छा, अब इसमें भी देखो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि सर अगर हमारी इनकम जो है मतलब 8% से कम है तो फिर क्या होगा, तो ऐसे केस में हम 8% कैसे मान ले भाई। तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना टैक्स ऑडिट करवा लो और टैक्स ऑडिट करवा के टैक्स ऑडिट के बेसिस पे आईटीआर 3 फाइल कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगेन अब देखो, अगर आपका टैक्सेबल लिमिट है, अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम बनता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको टैक्सेबल इनकम के ऊपर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमें पता है न्यू स्कीम में 4 लाख की चल रही है, तो अगर उससे ज्यादा हो तो आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, वरना फिर आप अदर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन भी जो हमने पहले ही बहुत सारे वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया, अभी हम सिर्फ आईटीआर 4 के ऊपर फोकस करने वाले। तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इसमें जो है अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा गया है। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। और अगेन इसमें एक सेकेंडरी एड्रेस का ऑप्शन इस बार से विजिबल हो गया, तो वहां पे एडिट के ऊपर में क्लिक करके सेकेंडरी एड्रेस के ऊपर में फिल जरूर कर देना, वहां पे वो जरूरी है, वरना फिर आपको फिर से एरर आएगा। ये एक बात इसके अंदर याद रखना। हाँ जी, तो एक बार अगर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया और सेकेंडरी एड्रेस आपने फिल कर दिया, तो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इस चीज को समझो, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो फिर आपके ऊपर में ये ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, वरना फिर आप इसके अंदर में एग्जाम पे क्लिक कर देना, नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी इनकम आती है तो ही इसको क्लिक करना। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो आपको अदर के ऊपर में क्लिक करना है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो अगर आप हो भाई स्टेट गवर्नमेंट के में काम करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में क्लिक करना, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक करना। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो तो आपको पीएसयू पे क्लिक करना है।
अगर आप पेंशनर की इनकम रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेंशनर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं अदर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे देखो, यहाँ पे जो है ना, ये अगेन ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड रहता है, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। आपको नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ये रिवाइज रिटर्न पे सिलेक्टेड है, क्योंकि जो मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ ना, ये मैं पहली फाइल कर चुका हूँ, मैं फिर से फाइल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रिवाइज रिटर्न के ऊपर में क्लिक है। बट आपको यहाँ पे ये आईटीआर 139(1) के हिसाब से देखने को मिलेगी जब आप फाइल करोगे तो। ठीक है, अब नीचे आओ। यहाँ पे अगर जो रिवाइज रिटर्न होते हैं ना, उसमें यहाँ पे ओरिजिनल जो रिटर्न होती है उसका यहाँ पे नंबर आता है और डेट ऑफ फाइलिंग भी आता है इसमें। और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं हैव यू फाइल फॉर्म 10IEA। 10IEA यूज होता है भाई अगर आप स्विच करना चाहते हो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड में स्विच करना चाहते हो, उसके लिए आपको फाइल करना होता है। 10IEA फॉर्म कैसे फाइल किया जाता है, इसका डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे इनकम टैक्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर में डला हुआ है, तो वहां पे जाके इसको चेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप न्यू स्कीम से स्विच होके ओल्ड स्कीम में गए हो तो आपने फॉर्म 10IEA फाइल किया होगा। अगर आपने फाइल किया होगा तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर में क्लिक करना है, और यस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने कौन से साल में फाइल किया था, पहले तो ये बताओ। और जैसे आप ईयर सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि उस फॉर्म का नंबर क्या है। अब अगर आपको याद हो, फॉर्म 10IEA की जब मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की थी कि जब भी आप ये फॉर्म फाइल करोगे इसका एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को अपने पास नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे इसको मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें नीचे आ जाते हैं। तो फिर ये आपसे आगे पूछता है हैव यू फर्निश 10IEA ड्यू विद इन द ड्यू डेट ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर टू चूज ओल्ड टैक्स रेजिम। अब ये पूछ रहे क्या इस साल आपने जो है फाइल किया है फॉर्म 10IEA इस साल चूज करने के लिए। अब ये ऊपर जो पूछ रहा था ना, देखो ऊपर पूछ रहा था एनी अर्लियर ईयर, मतलब पिछले किसी साल में अगर आपने किया तो, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने इस साल किया तो। अगेन आपने किया है तो यस करना, यस करोगे तो ये डेट पूछेगा और इसका नंबर पूछेगा, वरना आप इसको नो कर देना। नो करने का जब आप नीचे आओगे तो नीचे ये आपसे अच्छा, नीचे ये आपको बता रहा है कि भाई द डिफॉल्ट रेजिम जो है वो आपका न्यू टैक्स रेजिम होने वाला है, तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली किस में आ गए भाई, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में आ चुके हो, और आपकी जो रिटर्न होगी वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से एसेस की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, सैलरी की इनकम है, जिसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पुराने वाली इनकम उठा रहा है। सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। ठीक है, ये यहाँ पे सारी इनकम है। कैपिटल गेन भी इसमें रिपोर्ट की जाती है, बट 112A की रिपोर्ट करते हैं हम लोग, वो भी 1,25,000 तक की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, अदर केसेस में फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखो अब सैलरी की इनकम में क्या क्या फीड करते हैं हमने ऑलरेडी ITR 1 के अंदर में, और सैलरी की इनकम में पहले ही समझा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन में आपको रिपीट नहीं करने वाला फिर से। अभी हम लोग इस वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले वाले की बात करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। अब जो जितने भी नॉर्मल बिजनेसेस होता है ना, सब 44AD के अंदर ही आते हैं। बस आपको याद रखना है कि इसमें आपको लिमिट होती है। लिमिट ये होती है कि आपको 8% अपनी कैश वाले टर्नओवर का और 6% आपके बिजनेस जो आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन है उसका आपको मिनिमम इनकम डिक्लेयर करना होता है। इससे ज्यादा भी कर सकते हो बट मिनिमम करना होता है। ठीक है, 44AD ये जो यूज होता है वो हमारे इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रोफेशनल जितने बंदे उन सब लोगों के ऊपर में ये यूज होता है। 44AE जो होता है ये हमारा गुड्स कैरेज वाले केसेस के अंदर में अप्लाई होता है। ठीक है, ये सब अलग अलग है। तो हम पहले वाले 44AD के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछता है डू यू वांट टू ऐड अ ब्रेकअप वैल्यू। तो यहाँ पे आपको यहाँ ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर करना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ शिवा ट्रेडर्स। ठीक है, ऐसे ही आपको नाम एंटर करना है। फिर ये आपसे बिजनेस कोड पूछेगा। अब जिस भी चीज का आपका बिजनेस है ना, यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है कि आपका आखिर बिजनेस किस चीज का है, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये लंबी सी लिस्ट होती है, इसको आराम से तसल्ली से पढ़ना, इसमें ढूंढना, मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको इसमें नहीं मिलती ना तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है बिल्कुल लास्ट में और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। ये आपको देखने को मिलेगा 21008, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है अदर सर्विसेज NEC, और यहाँ पे आप लिख दो
जो भी आपकी है, जैसे कि इसका है भाई ट्रेडिंग इन इन गुड्स, ठीक है। अच्छा मैंने बस यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा है, बस आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, बस मैंने ऐसी कुछ भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी जेन्युइन नहीं है, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए लिखा। यहाँ शो डिटेल के ऊपर मैं आप क्लिक करोगे तो भाई ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड हो गया, ये ऐड करना जरूरी है, वरना आप नीचे ऐड करोगे तो फिर वो आपको एरर शो करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग देखते हैं ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला आपको बताना है कि अकाउंट पे चेक या फिर पे बैंक ड्राफ्ट या फिर बैंक में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग मोड के जरिए आपके पास कितना पैसा है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ भाई, हमारे पास आया है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 करोड़ हुआ ना भाई, हाँ जी 1 करोड़ हो गया। कैश रिसिप्ट की हम बात करते हैं, कैश रिसिप्ट भी हमारे पास हुआ है, मान लो भाई 50 लाख रुपए, ठीक है। एनी अदर मोड में यहाँ पे हमें कुछ फिल नहीं करना, नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, कहता है 6% ऑफ E1A, यानी कि पहले वाली कैटेगरी का जो आपका बैंकिंग है उसका 6%, और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड, या फिर अमाउंट जो है आपको क्लेम करना है जो आपने अर्न कर रखा है, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, वो जो भी हायर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब सर इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो, वो 2 मिनट लगेगा इसको कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, अभी छोटे बिजनेसमैन के लिए भी हम मान लेते हैं 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले को छोटा बिजनेसमैन बोला जा रहा है। तो जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, इस केसेस में क्या रहता है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको पास अकाउंटिंग करने का वो नहीं रहता, मतलब इतना नॉलेज नहीं रहता, कह सकते हैं कि वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर सके, और वो लोग अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करते, मतलब ऐसे वो जनरल बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, और वो लोग अकाउंटेंट को भी हायर नहीं कर सकते जो कि उनका डे टू डे बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन, क्योंकि इनकी खुद की इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती, तो भाई कहां से हायर करेंगे। तो ऐसे पॉइंट में इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब सर मेरी गली में एक किराना स्टोर वाला है दुकानदार, वो मेरे को कहना है कि भैया मुझे ये बात बताओ कि मेरी इनकम जो है, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, बट मेरी इनकम कितनी है ये कैसे पता लगेगा। मैंने कहा भाई कैसे पता लगेगा, आपको ही बताना होता है। मतलब मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट थोड़ी आके कैलकुलेट करेगी आपकी इनकम कितनी है, आपको खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो आप बताओ आपकी इनकम कितनी है। तो उसने बोला कि भैया कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बताओ। मैं कहा यार कैलकुलेट करने का तो पूरा तरीका है, पूरा अकाउंटिंग करवानी होती है, तो अब आपको पता लगेगा। अब वो कह रहा है भैया छोटा बिजनेसमैन, मैं कहाँ से अकाउंटिंग करूं, मैं कहाँ से किसी अकाउंटेंट को पकड़ूं, उसको मैं कहाँ से इतने इतने पैसे दूं, तो क्या करना चाहिए, कोई आसान तरीका बताओ। तो यहाँ पे है हमारे पास आसान तरीका, विच इज प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस में गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई हम आपसे ना मतलब जिद बहस नहीं कर रहे, हम आपसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं कर रहे, हम आपसे बस क्लियर क्वेश्चन ये पूछ रहे कि आपकी इनकम कितनी है। या तो आप बता सकते हो या तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, दो ही केस होंगे, या तो आप बता पाओगे कि आपकी इनकम कितनी है, या तो आप नहीं बता सकते। अगर आप बता सकते हो तो वो निकालो जो आप बता सकते हो, पहली नंबर चीज। और दूसरी चीज कि अगर आप नहीं बता पा रहे तो फिर आपके ऊपर में लिमिट ये 8% और 6% एप्लीकेबल होगा। जो भी कैश रिसीव हुआ उसका 8% और जो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव उसका 6% ये लिमिट होगा। अब मान लेते हैं कि भाई अभी ये हमारा 1 करोड़ का है हमारा बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन, और 50 लाख का है हमारा कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी मैं बैंक वाले की बात करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई मेरा जो 1 करोड़ का है ट्रांजेक्शन, इसमें से मेरी इनकम हुई है 20 लाख, ये मेरा मानना है। मेरा कितना मानना है, 20 लाख है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सबसे पहले तो आप बताओ आपकी इनकम कितनी, 20 लाख। उसका सेकंड ऑप्शन क्या है, इसका आपको बताना है भाई, इसका ले लो 6%, क्योंकि ये बैंकिंग वाला है ना, इसका ले लो आप 6%। सर 1 करोड़ का 6% होगा 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए 20 लाख रुपए, जो भी हायर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब इसमें हायर क्या है, सर हायर इसमें 20 लाख है तो आपको 20 लाख एंटर करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई बंदा रिपोर्ट ही नहीं करेगा, ऐसे तो कोई बंदा सब क्या बोलेगा कि भाई हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप सीधा 6 लाख एंटर कर दो। कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट एट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा रिपोर्ट करो, अगर आप नहीं कर सकते तो उससे कम रिपोर्ट करो, ठीक है। अभी मैं ये भी आपको बताता हूँ, अभी के लिए हम यहाँ पे एंटर कर देते 10 लाख, ठीक है, क्योंकि बस ये समझने के लिए तो मैंने यहाँ पे 10 लाख एंटर कर दिया। और कैश रिसीव में 8% रिपोर्ट करना होता है, यहाँ भी मैं एंटर कर देता हूँ 5 लाख, सॉरी 5 लाख तो नहीं कर सकते भाई, इसको 50 लाख को ही कम कर देते हैं, इसको 10 लाख कर देते हैं, और यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हायर, इससे मैंने 6% 8% से मैंने हायर रिपोर्ट किया इसको। अच्छा अब मैं आपको बताने वाला था हाँ कि भाई कैसे पता लगेगा कि भाई इनकम हमारी कम है या ज्यादा है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी क्या हुआ, एक क्लाइंट का अपने पास कॉल आया, वो कहता है कि सर मेरी इनकम जो है, मुझे रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और इनकम मुझे दिखाना है। मैंने कहा कितने दिखानी है भाई, कह रहे भाई 12 करोड़ से हमें कमी दिखानी है, क्योंकि अगेन टैक्स वगैरह पे नहीं करना चाहते, 12 करोड़ छोटा सा हमारा बिजनेस है, 12 करोड़ से कम पे करना है। मैं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, उनका किसी चीज का एक बिजनेस था पर्टिकुलर, डिटेल में नहीं बता रहा मैं।
तो उनका ओपनिंग जो बैलेंस था ना साल के स्टार्टिंग में, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ था अराउंड तकरीबन 2.5 लाख रुपए समथिंग का उनके बैंक में पैसा पड़ा हुआ था। कैश की बात नहीं कर रहा, हमें नहीं पता कैश में क्या चल रहा है भाई। उसके बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख रुपए का पड़ा हुआ था। और साल के आखिरी में मैंने उसको बोला ठीक है आप अपना ना बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दो। बैंक स्टेटमेंट ओपनिंग मेरे को पता लगा 2.5 लाख रुपए, जो क्लोजिंग उसके पास फिगर आ रहा है ना, क्लोजिंग फिगर उसके पास आ रहा था 15 लाख रुपए का। कितना फिगर आ रहा है? 15 लाख रुपए का। मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसका फिर ट्रांजेक्शन चेक करना स्टार्ट करा। अब पहली चीज तो ये रूल नंबर 1, जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है ना, दोनों में डिफरेंस चेक करो। सर ओपनिंग हमारा 2.5 लाख था, क्लोजिंग हमारे पास 12.5 लाख रुपए। अगर इस बंदे ने बैंक में ओपनिंग कितना था 2.5 लाख रुपए, क्लोजिंग कितना है 15 लाख रुपए, 15 लाख मैंने बताया, हाँ 15 लाख है। तो अब अगर इस बंदे ने किसी से लोन नहीं लिया है, इट मींस जो बैंक में इसके पैसे वो इनकम के ही पैसे होंगे। 2.5 लाख पहले से था उसको हटा दो, 15 लाख अभी क्लोजिंग, उसमें से 2.5 लाख माइनस करो, कितना बचा? 12.5 लाख। सर 12.5 लाख तो इसकी डायरेक्ट इनकम होगी। सर इनकम होगी, देखो इसके बैंक में जो पैसा आया वो सामान बेच के कुछ ना कुछ सर्विस दे के आया, वो उसकी इनकम थी, उसमें से इसने कुछ खर्चा किया होगा। खर्चा करने के बाद भी अगर इसके खाते में 15 लाख रुपए बचे हुए हैं और 15 लाख में से 2.5 लाख इसके पास ओपनिंग का पड़ा हुआ है, तो बाकी 12.5 लाख तो प्रॉफिट ही हुआ। सर बात तो सही कह रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात सुनो, फिर इसके मैंने ट्रांजेक्शन का मैंने चेक किया भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन है, तो मेरे को पता लगा इसने जो है एफडी करवा रखी है। कितनी एफडी करवाई? इसने 2 एफडी कराई 10-10 लाख रुपए की। अब जो है आपने 10-10 लाख रुपए की एफडी कराई, 10 लाख एफडी कराई, आपके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा पड़ा हुआ था? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अभी एंड में कितना पैसा पड़ा है? 15 लाख रुपए। तो आपने इनकम कितनी बनाई? 12.5 लाख की अभी इनकम हमने कैलकुलेट करी, ठीक है। उसने क्या बताया छोड़ दो, अभी हमने कैलकुलेट किया 12.5 लाख। 12.5 लाख तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, बट आपने 20 लाख रुपए की एफडी भी तो करा ली, तो एफडी आपका खर्चा तो नहीं हुआ। मतलब जो आपके पास पैसा है, आपने बोला सर इसमें से खर्चा हो गया मेरा, अरे खर्चा हो गया, बट आपके पास अपने 20 लाख रुपए की तो एफडी भी करा ली ना, तो ये पैसा उसी में से तो बचा है। तो 12.5 लाख की तो क्लोजिंग के हिसाब से हमने इनकम निकाली, 20 लाख की एफडी वाली भी इनकम बनी, तो टोटल कितना है हमारे पास? सर 20 और 12 आ गए अपने पास 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए तो इसकी मोटी मोटी इनकम आ गई। उसके बाद ही बताता हूँ, इसने एक कार परचेज की थी, कार की वैल्यू समथिंग 6-7 लाख रुपए समथिंग की कार की वैल्यू थी। कार जो आपने परचेज करी, अगेन अगर वो बिजनेस किया तब तो बिजनेस की इनकम, बिजनेस के एक्सपेंस में उसका काउंट होगा, बट उसमें भी पूरा काउंट नहीं होता, ऐसा पूरा 6 लाख कार की वैल्यू काउंट नहीं होती, डेप्रिसिएशन ही काउंट होता है बस, ठीक है। अगर वो पर्सनल यूज के लिए आपने, पर्सनल अपने कन्वेंस के लिए आपने यूज परचेज किया, इन डेट केस वो भी तो आपकी इनकम ही बनेगी, क्योंकि आपका बिजनेस का खर्चा तो है नहीं, तो भी क्या बनेगी? वो भी आपकी इनकम बनेगी। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें कितनी सारी चीजें होती है, कितनी सारी बातों का हमें इसके अंदर में ध्यान रखना होता है, भाई इसके अंदर में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो वो उन सब चीजों का हमें इसमें समझना होता है कि भाई कैसे कैसे गए, फिर इसकी इनकम कैलकुलेट होती है। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर हमने इसकी इनकम बहुत ज्यादा निकाल दी, बिल्कुल बहुत ज्यादा निकाल दी। और ऐसे पॉइंट में अगर आप इसमें आते हो, प्रेजेंटिव बेसिस पे आप टैक्स फाइल करते हो और 6% 8% आप डिक्लेयर करते हो, तो इट मींस आप कैलकुलेट कर सकते थे और आपको पता है कि भाई आपकी इनकम ज्यादा है, और ऐसे पॉइंट में आपने कम डिक्लेयर किया, तो आपने अपनी इनकम को क्या किया? अपने इनकम को आपने छुपाया है। जब आप इनकम को स्केप करोगे, इनकम स्केप करने पे अगर गवर्नमेंट का नोटिस अगर आया, गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी करके पता लगा कि आपने इनकम को स्केप किया, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे पॉइंट में जो भी आप इनकम स्केप करोगे उस पर 60% तक का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ यार, है ना, मतलब कुछ बचेगा नहीं और पे करना आपको पड़ जाएगा जेब से, तो कोई इस चीज का फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताते भाई कि इतनी सारी जो नॉलेज है, जो मैंने आपको बताया, ओपनिंग क्लोजिंग है, एफडी ये सब हो जाएगा, खर्चा वर्चा हो जाएगा, और भी बहुत सारे और भी 10-12 और भी चीजें होती है, जिन सब चीजों को चेक किया जाता है, उसके बाद इसकी एस्टिमेटेड इनकम निकाली जाती है। बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल में, तो मैं आपको बता रहा था हाँ कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिस वाली मैं बात बता रहा हूँ। तो ऐसा देखो नहीं होता कि गवर्नमेंट सबको नोटिस नहीं भेज देती, आप नोटिस देके बताओ, बट अच्छा अगर आपके पास नोटिस आ गया तो आपके पास जस्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना। अब उसमें वो बोलते हैं भाई मेरे को नहीं पता कि भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप अपनी आईटीआर खुद से तो फाइल नहीं करते, आप किसी कंसल्टेंट के पास आए। मतलब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, तो कोई आपके पास आया आईटीआर फाइल करवाने के लिए, तो ऐसे में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको बताओ कि भाई तेरी इनकम ज्यादा है, इससे ज्यादा रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर वो कम रिपोर्ट करता है तो भाई देखो हम तो सही के साथ ही देंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि उस केस में अगर वो कम रिपोर्ट करता है, उस केस में आपको क्या करना है, उसको क्या करना है। बट उसके बाद भी अगर वो कम रिपोर्ट करता है ना, तो ऐसे पॉइंट में उसको बता के चलो कि भाई नोटिस आने के चांसेस हैं, नोटिस आ सकता है। सबको नोटिस नहीं आता, बट नोटिस आता है, और जिसको नोटिस आता है वो जवाब नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? ये मैंने आपको बताया ना। अभी बताओ कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई 20 लाख की आपने एफडी करा ली, 12.5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए, 32 साढ़े 32 लाख तो आपके पास ऐसे हो गया, और आपके और 12 लाख से कम की आपकी इनकम है, तो बाकी पैसे आए कहां से आपके पास?
हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, कुछ और हो गया, या किसी और कोई आपने एग्जाम्प्ट इनकम करके आपने पैसा कमाया, बट जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा ना, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ इस सोर्स से मेरे पास पैसा आया है और उसके ऊपर में आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया, ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये आप पहले से टैक्स पे कर चुके हो तो ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल ही बता देता हूँ मैं, वो एफडी वाले केस के अंदर में जस्टिफिकेशन उस बंदे ने मेरे को कैसे दी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला भाई 20 लाख की एफडी कराई, वो कह रहा है सर जो मैंने पिछले साल एफडी कराई थी ना 20 लाख की, वो मेच्योर हुई थी, उसका ही पैसा आया था मेरे पास, वही एफडी जो मैंने फिर से रिन्यू करा दी। मैं कहा पिछले साल, कह रहे पिछले साल जो एफडी मैंने कराई थी उसके ऊपर मैंने पहले टैक्स पे कर रखा था, तो पिछले साल की इनकम में काउंट हो गया ना, तो अब उसके ऊपर में क्या होगा, दोबारा वो इनकम काउंट नहीं होगा। मैं कहा चलो ठीक है, एक पॉइंट तो हमें समझ में आया। तो ऐसे में आपको बस एग्जांपल बता रहा था कि आपको हर एक चीज का जस्टिफिकेशन देना होगा, तो हर एक चीज आपकी प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे एक अच्छे कंसल्टेंट को होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना काफी सारे दिक्कतें हो जाती है। मतलब मेरे पास तो भाई दुनिया भर की केसेस बताने के लिए, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 8% और 6% और हायर का क्या मतलब है। मैं बस हायर के ऊपर में यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। यहाँ पे हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, आगे बढ़ते भाई। प्रेजेंटिव बेसिस में एक प्रोफेशनल वाला भी आता है। प्रोफेशनल में अगेन यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, ऐड में जाओगे तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अगर आप सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो, डाटा प्रोसेसिंग का काम है, अगर आपकी बीपीओ की सर्विसेज है, कॉल सेंटर वगैरह की सर्विसेज है, लीगल प्रोफेशनल सर्विस है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग या ऑडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, टैक्स कंसल्टेंट अगर आप हो, तो अगेन टैक्स कंसल्टेंट अगर आप हो ना, तो आपको प्रिजम्पटिव में 44 AD ए में फाइल करना पड़ेगा, उसमें नहीं। ठीक है, इंजीनियरिंग के, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर, फोटोग्राफर, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आपकी सेक्रेटरी एक्टिविटी है, अगर आपका नर्सिंग होम है, डायग्नोस्टिक है, मेडिकल सेंटर है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है, अगेन नर्सिंग है, मेडिकल। ठीक है, आर्टिस्ट वगैरह भी है, लिटरेचर वर्क भी आता है, उसका फिल्म आर्टिस्ट वगैरह भी है, जर्नलिस्ट भी है, अदर भी है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। ये भी समझना जरूरी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोला जा रहा है। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो भी ये गलती करते हैं, सोशल मीडिया की जो उनकी इनकम आती है उसको कहाँ रिपोर्ट कर देते हैं, 44 AD में रिपोर्ट कर देते हैं और 8% इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। भाई क्लियरली आपको कैटेगराइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा रहा है, आपको 44 ADA के लिए कैटेगराइज किया जा रहा है, तो आप उसके अंदर में जाके आपको आईटीआर फाइल करना है, ना कि 44 AD में फाइल करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपको सेव कर देना है, मतलब जो भी आपके उसको बना के यहाँ पे सेव कर देना। नीचे अगर आप देखोगे ना, एक मिनट, यहाँ पे अगेन आपसे वही पूछेगा बैंक से कितना पैसा है, कैसे कितना पैसा है, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे 8% 6% अलग नहीं, यहाँ पे सीधा 50% का यहाँ पे लिमिट आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है जो भी आपके ऊपर में एप्लीकेबल है। देन अगर हम लोग गुड्स कैरेज की इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अगेन आपको क्लिक करना और यहाँ आपको डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले वाले में ब्रेकअप वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है और यहाँ पे आपको अपनी नेचर ऑफ द बिजनेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बताने भाई आप किस तरीके के गुड्स कैरेज में कर रहे हो। फ्रेट का आपका काम है, रेंटिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन का काम है, पैकर एंड मूवर्स हो आपकी किस तरह के काम है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो कुछ भी मेंशन कर रहा हूँ, एक मिनट, नाम यार इतना गलत नाम कैसे लिख सकते हैं, पैकर्स, संदीप पैकर्स वाला। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें लिख देते हैं पैकर्स एंड मूवर्स। डिस्क्रिप्शन हुआ भाई मूव एवरीथिंग। ठीक है, देखो मैं ऐसी मजाक में लिख रहा हूँ, आपको सीरियसली लिखना है। ठीक है, प्रॉपरली इसको लिखना। इसमें नीचे आ जाओ भाई, ओके, डिटेल ऑफ द गुड्स लीज हायर, यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है गुड्स कैरेज का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक एंटर कर देता हूँ, देखते हैं अगर ये काम कर जाए तो। ओके, यहाँ पे वेदर ओन और लीज और हायर, यहाँ पे आपको बताना है भाई जो आपका कैरेज व्हीकल है ना, जो आपकी गाड़ी है, गड्डी वो हायर है, ओन है या क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई 200 है मेट्रिक टन। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द गुड्स वाज ओन और लीज में पूरे 12 महीने लिख देते हैं भाई। ठीक है, प्रेजेंटिव 44 ए गुड्स कैरेज, यहाँ पे आपको इनकम बताने, इनकम होगी भाई हमारी 1 लाख की। ठीक है, उसको सेव के ऊपर आपको, तो यहाँ पे हमने 10 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो 1 लाख वाले में यहाँ पे एरर दे रहा था, तो भाई हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, नो थैंक्स। हमने यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की इनकम यहाँ पे फीड कर दिया, आपको वही इनकम फीड करनी है जो आपके ऊपर में एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इनकम को फीड किया था।
उसका नीचे आता है, देखो सैलरी की इनकम में यहाँ पे फीड नहीं कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कैसे कैसे फीड होते हैं मैंने ITR 2 में ऑलरेडी बताए हुए आपको, तो अगेन यहाँ पे मैं आपको रिपीट नहीं करने वाला। मेन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट था बस, ITR में बिजनेस प्रोफेशन की सॉरी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में 44AD 44ADA और 44AE कैसे कैसे रिपोर्ट होता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अदर सोर्सेज की इनकम में यहाँ पे डाल लेना भाई आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है और बाकी दूसरा अदर सोर्स की इनकम वगैरह कितने, यहाँ पे लिख लेना अगेन, क्योंकि ये चीजें भाई काफी सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं आपको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्प्ट इनकम की हम यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम्प्ट इनकम आएगा आपके, जो भी अगर आपके एग्जाम्प्ट इनकम है ना, वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो जो भी आपकी है। एक मिनट, ये एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, सॉरी भाई, ये जो है हमारा बैलेंस शीट है बेसिकली। तो अगर जैसे हमने बताया कि ये बिजनेस की इनकम को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी बैलेंस शीट की डिटेल डालनी होती है, बट उतने ही डिटेल डालने हैं जितनी आपके पास है। जैसे कि भाई आपका पास बैंक का बैलेंस होगा, अकाउंट होगा ना स्टेटमेंट, उसकी यहाँ पे बैंक का बैलेंस डाल दो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे खड़े हैं, वो यहाँ पे लिख दो। कैश इन हैंड, अगर आपके पास कैश में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो ये भी यहाँ पे डाल दो। उसके बाद आप अदर चीजें भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं होती, कैश डालना यहाँ पे मैंडेटरी होता है, वैसे मैंडेटरी तो नहीं बट डाल देते हैं। कैश को और बैंक को यहाँ पे डालना जरूरी है, बाकी यहाँ पे आप नहीं भी डालो तो भी चलेगा, इसको सेव कर लो, ठीक है। ओके, उसके बाद ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, रिपोर्ट रिपोर्ट, GST। अभी GST की अगर आपकी बिजनेस है और आपने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसमें GST में क्या क्या रिपोर्ट किया उसको यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पे ऐड बिल का वैल्यू पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप अपना GST नंबर डालोगे और उसमें आपने कितना टर्नओवर एनुअली रिपोर्ट किया वो यहाँ पे मेंशन करोगे, तो ये मैच होता है ना। कई बार लोगों को नोटिस इसलिए भी आता है क्योंकि उन्होंने GST में अलग टर्नओवर मेंशन किया, इनकम टैक्स में अलग टर्नओवर मेंशन किया, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये दिक्कत, ये समस्या बनी रहती है, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे अपने पास एग्जाम्प्ट इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम में हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं, लाइक वी हैव एग्रीकल्चर इनकम, लाइक वी हैव कंपनसेशन या अदर सम्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और अदर एंटिटी, गवर्नमेंट या किसी और एंटिटी से आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है, या इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा अगर कुछ भी है तो यहाँ पे आप अगेन आपको देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके ऊपर में एग्जाम्प्ट इनकम है, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम्प्ट इनकम को नहीं समझाने वाला अगेन, वरना फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपके देखो यहाँ पे मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि भाई इतना इतना आपके लिए बताना समझना जरूरी है, सिर्फ मैं वही बातें बता रहा हूँ। बट अगर आपके इससे ज्यादा कुछ भी अलग क्वेरी, कुछ आपको समझ में नहीं आता, तो आपको बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और मैं आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूंगा और आपकी पूरी मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इवन अगर आपको क्लाइंट की भी आईटीआर फाइल करनी है यार, तो मैं तो करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ पे आके डाउट लिखो, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं यार। हमारा इनकम टैक्स का हमने जो पेज है हमारा, जहाँ पे हमारे पास मोर देन 51,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है हमारे पास, वहां पे तो हम इसको रेगुलरली हम वहाँ पे जो है लोगों की हेल्प करते रहते हैं। तो अगर आप अपनी क्लाइंट की भी आईटीआर फाइल करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आके बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर इसमें बता दो, ये आईटीआर फाइल करो, मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा, वहां पे आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो इनकम टैक्स का पेज है उसका नाम है टैक्सेशन ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल भी सेम है, वो भी सेम है, टैक्सेशन ऑफिशियल, बस सर्च कर लेना टैक्सेशन ऑफिशियल, आपके पास आ जाएगा। ओके, तो वहां भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, बाकी व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप पूछ सकते हो यार, व्हाट्सएप के भी लिंक आई थिंक आपको मिल जाएगा, मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन वगैरह में देखना, या इंस्टा पे भी है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी डला हुआ है, वहां से भी जाके पूछ सकते हो, दिक्कत तो नहीं। बट हाँ, ये है हमारे पास 112A, जो मैं आपको बता रहा था 112A कैपिटल गेन होता है हमारा, उसकी यहाँ पे आप इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हो सिर्फ अप टू 1,25,000 तक, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक ही आपका एग्जाम्प्ट है, इसीलिए यहाँ पे इतना ही आप रिपोर्ट कर सकते हो। देन आ गया हमारे पास डिडक्शंस। अगर डिडक्शंस की हम लोग बात करते हैं, भाई डिडक्शंस हमारे ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया गया, तो यहाँ पे देखो कुछ डिडक्शंस हमारे ऊपर वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होने वाले, बस एक दो सात डिडक्शंस है, देख लो। जैसे कि एक ये पेंशनर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, अग्निपथ स्कीम के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ अदर डिडक्शंस वगैरह हैं, बट अगेन भाई कुछ खास नहीं, नई स्कीम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलती अपने को, ओल्ड स्कीम में हमें बहुत अच्छे डिडक्शन देखने को मिलते थे, ठीक है। टैक्स पेड के ऊपर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो टैक्स पेड है ना, यहाँ पे पहले से जो आपने पे कर रखा है वो सब कुछ यहाँ पहले आ जाएगा। जैसे अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पे, तो आपको इस वाले पोर्शन में आपको शो होगा। अगर आपका अदर देन सैलरी पे TDS डिडक्ट हुआ तो आपको इस वाले पोर्शन में शो होगा। एंड अगर आपका TCS लगा है ना, TCS अगर आपका हुआ है तो वो आपको यहाँ पे देखना होगा। TCS नॉर्मली जैसे अभी मैं वो कार वाला एग्जांपल दिया था ना, जो भी 10 लाख से ज्यादा की हम कार खरीदते हैं ना, उसके ऊपर 1% का TCS हमें पे करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद जो भी आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे कर रखा है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, और देन आपको वो सब वेरीफाई करना है। अब इसमें भी कई बार क्वेरी आती है, अभी
पिछले वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था कि सर हमारा 26 AS के अंदर में या मैं जो है फॉर्म 16 हमें 26 AS में या फिर AIS के अंदर में हमें TDS जो है कम शो हो रहा है, बट हमारा ज्यादा TDS कटा है। तो अगर ज्यादा TDS कटा है, अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि भाई TDS की जो सर्टिफिकेट होती है हमें दो। सैलरी वाली केसेस में फॉर्म 16 होता है, अदर देन सैलरी केसेस में फॉर्म 16A होता है। उनसे सर्टिफिकेट मांगो और उस सर्टिफिकेट में जितना लिखा है वो यहाँ पे एंटर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, एडिट करो, वहां पे उतनी भाई डिटेल एंटर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आप क्लेम कर सकते हो। हाँ, बट आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अपनी टैक्स लेबिलिटी। तो यहाँ पे आके भाई फाइनली हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, बस यहाँ पे आके हमने पूरा का भाई कंप्लीट कर लिया अपना। हमने समझा ITR 4 कैसे कैसे उसमें डिटेल हम लोग फिल करते हैं, क्या क्या डिटेल फिल करते हैं। इसका बस हमें यहाँ पे देखो ये सब वेरीफाई कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना और प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर हमें क्लिक करके इसको वैलिडेट करना है और उसको फाइल करना है। ये चीज हमने पहले सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ITR 4 को हमने समझा और मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ITR 4 फाइलिंग के साथ साथ ITR 4 क्यों फाइल होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगेन वो चीजें भी अगर आप समझ के चलोगे ना, आपके लिए फाइल करना जरूरी होगा। क्योंकि अगेन अगर आप फाइल कर रहे हो ITR और उसमें अगर आपकी नोटिस आ जाएगी ना, तो फिर बाद में फिर आपको मतलब चीजें जानने बैठोगे, समझने बैठोगे तो दिक्कतें ज्यादा होगी। तो उससे बेटर क्या है कि हम पहले से ही समझ के चले। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप एक भाई लाइक क्लिक कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो यार सब्सक्राइब कर देना। और हमने ITR 1 के ऊपर में, ITR 2 के ऊपर में ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। इवन इनकम टैक्स वेबसाइट को कैसे यूज किया जाता है, TIS EIS कैसे मैच किया जाता है, इन सब के ऊपर में भाई इनकम टैक्स के ऊपर में कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल के ऊपर में। इवन इनकम टैक्स के साथ साथ GST के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। GST के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। हमारी बहुत सारी सीरीज चलती रहती है रेगुलरली GST की, जिसके अंदर हम रिविजन करवाते हैं और जो उसमें डिटेल में भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल के ऊपर में। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और भाई बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस है उसका आपको जो इंटीमेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।